दोस्तों, बाइनरी ब्लैक होल्स ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होकर एक दूसरे को ही ऑर्बिट करते हैं। ये मोस्टली गैलेक्सीज के मर्ज होने पर ही फॉर्म होते हैं, पर कभी कभी जब दो ब्लैक होल्स बहुत ही क्लोज आ जाते हैं तब वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन ब्लैक होल्स के मोशन को प्रेडिक्ट करना बहुत ही हार्ड है और ये हमारे बहुत से जनरल रूल्स को भी फॉलो नहीं करते। लेकिन आखिर इन बाइनरी ब्लैक होल्स में ऐसा क्या खास बात होता है? अब यार, वो भी तो केवल दो मैसेज ही है ना जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा हमारी धरती सूरज को ऑर्बिट करती है। अगर सच कहूँ तो वैसे तो बाइनरी ब्लैक होल्स में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो शायद उनके बारे में सच हो सकते हैं। इन प्रिडिक्शंस को और किसी ने नहीं बल्कि खुद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सामने रखा था। तो चलिए बिना कोई देर किए जानते हैं इन रेयरेस्ट और अद्भुत बाइनरी ब्लैक होल्स के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि कैसे दो बाइनरी ब्लैक होल्स के टकराव आइंस्टाइन के थियरीज को सच साबित कर सकती है। दोस्तों, चाहे जितना भी हम कंफ्यूज हो जाएं, अल्टीमेट बात तो ये है कि ब्लैक होल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिर्फ उस ब्लैक होल का मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और रोटेशन जानना होगा। इसके साथ ही ब्लैक होल के अराउंड के स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास दो ब्लैक होल्स हैं जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, तब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक सिंगल ब्लैक होल के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है, लेकिन ऐसे दो ब्लैक होल्स के लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल न्यूटोनियन ग्रेविटी के थ्री बॉडी प्रॉब्लम की तरह है। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम होता क्या है। इसकी मदद से आपको बाइनरी ब्लैक होल्स की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत पता चलने लगेगी। दोस्तों, न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए आपको बहुत सारा कैलकुलस आना चाहिए, लेकिन इसका बेसिक रिलेशन बहुत ही सिंपल है। यूनिवर्स में मौजूद कोई भी पेयर ऑफ मासेस एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड की पुल को फील कर सकता है, और जो बॉडी इस खिंचाव को फील कर रही है वो भी दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअल होता है, जिस वजह से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि जब आप सुबह में किसी वेट मशीन पर चढ़ते हैं, तब आप अपने आप को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में वेट कर रहे होते हो, और इसके साथ ही आप धरती को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी वेट कर रहे होते हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये फोर्सेस बिल्कुल म्यूचुअली काम करती है। अब इस अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ दोनों मासेस के साइजेस और एक दूसरे के डिस्टेंस के बीच डिपेंड करती है। आपका मास अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसीलिए आपके ग्रेविटेशनल फील्ड से अर्थ को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस साइज और डिस्टेंस के रिलेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। मान लीजिए कि दो मासेस एक दूसरे के बीच 100 न्यूटन्स का फोर्स फील कर रही है। अब अगर आप इनके बीच के सेपरेशन को डबल कर दे तो वो एक दूसरे पर सिर्फ 25 न्यूटन्स का फोर्स फील करेगी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन रिमार्केबल रिलेशनशिप है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यूनिवर्स में हर दो मासेस के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। बस यहीं पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैलकुलेट करने के लिए उसके आसपास मौजूद जितने भी मासेस हैं, उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को जानना होगा। इसके साथ ही ये भी जानना होगा कि वो सभी मासेस हमारे इस ऑब्जेक्ट से ग्रेविटेशनली कैसे अफेक्ट कर रही है। अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे इन चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे कि अब जो मास हमारे ऑब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्लोज है और सबसे ज्यादा लार्ज है, वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा। इसीलिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम इग्नोर भी कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि जब हम मून का मोशन कैलकुलेट करते हैं, तब हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ग्रेविटी की फिक्र नहीं करनी होगी। लेकिन इन सभी सिंप्लीफिकेशंस के बाद भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है जैसे कि हमारे पास अपने ही ग्रेविटी के अंडर एक्ट कर रहे दो मैसेस के मोशन के लिए एक सिंपल जनरल सोल्यूशन है, लेकिन तीन मैसेस के लिए कोई जनरल सोल्यूशन नहीं है। किसी भी तरीके से तीन मासेस का एग्जैक्ट मोशन जनरल वे से डिटरमाइन करना मुश्किल है। इसे ही द थ्री बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ग्रेविटी में एक्ट कर रहे तीन या उससे ज्यादा मासेस का मोशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
बल्कि हम एक्चुअली उनके मोशंस को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बस एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता सकते। जैसे कि 3 बॉडी सिस्टम में हम सन, अर्थ और मून को ले लेते हैं। अब इनके मोशन हम बहुत ही प्रिसाइसली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते। इसके अलावा हमें कुछ इंटरेस्टिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशंस भी मिले हैं, लेकिन वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के लिए मिला है, जिसमें 3 इक्वल मासेस एक कॉमन ऑर्बिट में घूमते हुए देखे जा सकते हैं। हम 3 या उससे ज्यादा मासेस के स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि 2 मासेस के लिए दिया गया है। अब वैसे तो नॉर्मली ऐसे ऑब्जेक्ट्स के अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस आते हैं और कभी कभी ये सॉल्यूशंस कंप्यूटेशनली भी निकाले जाते हैं। नॉर्मली तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट का फ्यूचर मोशन उसके करंट पोजीशन की वजह से सेंसिटिव हो जाता है। ये स्पेशली स्मॉल मासेस के लिए कड़वा सच होता है, जो कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा ना, मैंने कैसे 3 बॉडी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्स थियरी को कितना सिंपल बना दिया। बिल्कुल इसी तरह हमें लाइफ में बहुत सी चीजें बहुत ही हार्ड लगती है और हम सोचते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है या इसे समझा नहीं जा सकता है, पर यार ऐसा नहीं है। आपको अगर जरूरत है तो बस एक सही डायरेक्शन की। दोस्तों, बहुत से एक्सपर्ट्स आपके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑलरेडी अपने बुक्स में कवर कर चुके हैं और उनके इजी सॉल्यूशंस बता चुके हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कुकू एफएम पर आपको सेल्फ हेल्प कैटेगरी के काफी सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगी, जैसे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द सीक्रेट हीरो, द वॉरेन बफेट वे। और अच्छी बात यह है कि ये सारी ऑडियो बुक्स आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको हर जॉनरा की बुक्स, चाहे वो मिस्ट्री हो या सेल्फ डेवलपमेंट की, सारी मिल जाएंगी। अगर आप अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज्ड है तो कैरियर ग्रोथ के ऊपर भी ऑडियो बुक्स यहां पर मौजूद है। बस फिर और इंतजार मत कीजिए, तुरंत डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए मेरा कूपन कोड ATV फॉर 50% फ्लैट डिस्काउंट 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे। दोस्तों, अब जब आपको पता चल गया है कि 3 बॉडी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी ब्लैक होल्स में भी बिल्कुल इसी तरह के प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोनॉमर्स इसका सॉल्यूशन सोच नहीं सकते। दोस्तों, वैसे तो आइंस्टाइन के इक्वेशन के पास बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है जो आइंस्टाइन का इक्वेशन एक्चुअली में प्रेडिक्ट कर सकता है। ये चीज है स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस। दोस्तों, जब एक ब्लैक होल रोटेट करता है तब उसके अराउंड का स्पेस रोटेशन की डायरेक्शन में ट्विस्ट होने लगता है। इस चीज को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। अब दोस्तों, आपने अपने वॉश बेसिन या बाथटब के पानी को अंदर की तरफ जाते हुए तो जरूर देखा होगा। जब बहुत सारा पानी उसमें भर दिया जाता है और अचानक से ड्रेन को खोल दिया जाता है, तब पानी एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करता, बल्कि वो स्पाइरल के फॉर्म में अंदर जाने लगता है। अब ये चीज हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि अर्थ के रैंडम करंट्स की वजह से हो रही होती है। ड्रेन के पास का पानी रैंडम करंट्स की वजह से स्पाइरल बन जाता है और उसके पीछे का पानी ओवर टाइम उसका ही मोशन फॉलो करती है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही स्पेस टाइम के अराउंड भी ऑब्जर्व किया जाता है। किसी भी मास के प्रेजेंस में उसके चारों ओर का स्पेस भी बेंड हो जाता है और जो रिजल्टिंग कर्वेचर देखने को मिलता है वो स्ट्रेट लाइंस में नहीं बल्कि कर्व्ड पाथ्स में दिखाई देते हैं। हमें पता चला कि मास की रोटेशन की वजह से स्पेस टाइम में भी डिस्टॉर्ट होता है, जैसे कि जब धरती रोटेट करती है तब वो आसपास के स्पेस को भी अपने साथ ड्रैग करता है और इसी इफेक्ट को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। बिल्कुल किसी वॉश बेसिन में फॉर्म हो रहे पानी की स्पाइरल की तरह स्पेस के अराउंड का ये इफेक्ट भी बिल्डअप होता जाता है और रिजल्ट के तौर पर स्पेस धरती के अराउंड थोड़ी मात्रा में स्पाइरल फॉर्म करने लगती है। अब वाटर और स्पेस के इस कंपैरिजन में हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि स्पेस टाइम वाटर की तरह फ्लो नहीं करती, लेकिन फिर भी ये स्पाइरल इफेक्ट बहुत ही सिमिलर होता है। वेल दोस्तों, अब आते हैं अपने बाइनरी ब्लैक होल्स की तरफ। अब जब 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे को क्लोजली ऑर्बिट करते हैं, तब दोनों के द्वारा फॉर्म होने वाले फ्रेम ड्रैगिंग एक दूसरे के रोटेशंस को भी अफेक्ट करता है। इस वजह से ये दोनों ब्लैक होल्स एक तरह के रेजोनेंस में आ जाते हैं, जहां रोटेशंस या तो एक दूसरे के पैरेलल में अलाइन हो जाते हैं या फिर ऑपोजिट यानी कि एंटी पैरेलल हो जाते हैं। अब अगर स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस रियल होते हैं तो ये बाइनरी ब्लैक होल्स इन्हीं 2 में से कोई एक मोशन फॉर्म करेगा।
और एक रीसेंट स्टडी में ये बताया गया है कि ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, एक टीम ने ब्लैक होल मर्जर्स यानी कि जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराते हैं उस समय के ग्रेविटेशनल वेव डेटा को निकाला और स्टडी किया। उन्होंने देखा कि ब्लैक होल्स के रोटेशन या तो पैरेलल थे या फिर एंटी पैरेलल। अब बहुत ही स्मॉल सैंपल साइज की वजह से हमारे पास इनफ डेटा नहीं है ताकि इस इफेक्ट को कंफर्म किया जा सके, लेकिन ये छोटा सा डेटा भी इस इफेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ब्लैक होल की स्पिन को मेजर करने का एक बड़ा चैलेंज है सिग्नल, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है। हमसे बहुत दूर मौजूद इन ब्लैक होल मर्जर्स की ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत ही फेंट होते हैं और ज्यादातर हमें फालतू नॉइज ही सुनने को मिलता है। ऑब्जर्वेटरीज को बहुत ही सेंसिटिव मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, जिसके बाद मिलने वाले डेटा को कंप्यूटर मॉडल्स के थ्रू फिल्टर करना पड़ता है। डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन से ही हम इन ब्लैक होल मर्जर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब अगर हम इसमें स्पिन भी मिक्स कर दे तो हर चीज और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। एक सेकंड पेपर में टीम्स ने देखा कि कैसे इन रिजल्ट्स को बेटर किया जा सकता है। उन्होंने पाया कि स्पिन रेजोनेंस का सिग्नल तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब वो जस्ट मर्ज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये बात सच है कि चूंकि ब्लैक होल मर्ज होने के वक्त ही एक दूसरे के सबसे क्लोज होते हैं और इसी वक्त में उनकी फ्रेम ड्रैगिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। करंटली हम ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए ही बाइनरी ब्लैक होल्स की रोटेशन इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, लेकिन टीम्स ने एक मॉडल शो किया है जिससे नियर मर्जर के सिग्नल को डिटेक्ट करके बेटर रिजल्ट सामने रखे जा सकते हैं। इस नए मेथड से हम स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस को फ्यूचर में जरूर कंफर्म कर पाएंगे। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी अभी भी एक न्यू फील्ड है और अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं। ये स्टडीज क्लियरली दिखा रही है कि ग्रेविटेशनल वेव्स के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकती है और धीरे धीरे हम इन सभी इंफॉर्मेशन को जरूर पता कर लेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।